हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट सीडीपी की 2 क्लास करी थी, जिसमें आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कि बाल विकास क्या होती है, उसकी विशेषता क्या क्या है। उसकी दूसरी क्लास जो हुई थी, जो हमारी कल हुई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और हर एक अवस्था का हमने डिटेल से जो है वो आपका अच्छे से पढ़ाई करी थी, जिसमें आपकी गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में भी दो, प्रारंभिक बाल्यावस्था और आपकी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ये बताया था। किशोरावस्था के बारे में हमने बताया था। उसके बाद की भी जो अवस्थाएं थी वो हमने उसको देखा था। दोस्तों, आज की जो क्लास होने जा रही है वो एक ऐसे टॉपिक पे होने जा रही है, ऐसे चैप्टर पे होने जा रही है जो उसमें सीटेट जो है वो बहुत अच्छे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो उसमें करता है, जिसमें 2 वर्डों को वो बार बार लेता है और पूछता है। पहला आपका अनुवांशिकता, इसको हेरिडिटी कहते हैं। अनुवांशिकता का दूसरा नाम वंशानुक्रम भी है। दूसरा है आपका वातावरण, जिसको एनवायरमेंट कहते हैं। इन 2 कारकों को लेके जो है वो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर ईयर के पेपर में आपके मिलेंगे और बहुत से आए हुए हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स का जो है वो हम आज डिटेल स्टडी करेंगे और उनको जानेंगे, उनकी विशेषता, वंशानुक्रम के नियम क्या है, उसको क्या कहते हैं या उसके सिद्धांत क्या है, उसकी क्या विशेषता रही है। इस प्रकार से ठीक वातावरण को लेके भी हम जानेंगे। आइए देख लेते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है और उसको देख लेते हैं। जी हाँ, वंशानुक्रम या वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम का दूसरा नाम आपका जो है वो अनुवांशिकता भी होता है। इसको दोनों नाम से जाना जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अनुवांशिकता जो है एक ऐसा कारक है बच्चे के जो जन्म के बाद में, जो उसको उसके माँ बाप से या उसके पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं, ये जीन्स द्वारा जो मिलते हैं, वही जो है वो आपका वंशानुक्रम कहलाता है। और एनवायरमेंट जो है वो आपका एक ऐसा फैक्टर है, बच्चे के आसपास के जो चारों ओर का वातावरण है, उनसे वो जिस प्रकार से चीजों को सीखता है वो उसके एनवायरमेंट में आता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा और उसको देखते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बालक को केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि उससे पहले पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं, जिनसे वो सीखता है या जिस प्रकार उसकी बनावट रहती है, उसका शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं, वो उसके माता पिता के साथ साथ तो होते ही हैं, उसके साथ जो उनके पूर्वज, जो दादा है, नानी है, इस प्रकार से उनके जो है वो उनके पेरेंट्स में आए वो वाले गुण, और वही गुण अब बच्चे में आए हैं। तो इसी चीज को कहा गया है, इसी चीज को कहा गया है आपका वंशानुक्रम, इस चीज को बोला गया है। वंशानुक्रम को अनुवांशिकता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके चाहे जितने भी सीटेट का एग्जाम हो या अदर टेट्स एग्जाम हो, वो किसी भी नाम से आपको दे सकता है, वंशानुक्रम से भी दे सकता है या अनुवांशिकता से भी कह सकता है। तो ये जो है आपके वंशानुक्रम का सीधा सीधा अर्थ है, जिसको अनुवांशिकता के नाम से भी जाना जाता है, कि बच्चे के जो गुण होते हैं वो उसके माता पिता से तो होते ही हैं, उसके साथ साथ उनके पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं, और वो गुण शारीरिक और आपके मानसिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको अपने शब्दों में, अपनी परिभाषा में जो है वो डिनोट किया है, और ये जो है आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे भी प्रीवियस ईयर में ये सब परिभाषाएं पूछी गई हैं कि ये परिभाषा किसने दी थी। उसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार के रहते हैं। पहला देख लेते हैं, बीएन झा जी के अनुसार जो है वो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, किस चीज की? व्यक्ति की जन्मजात विशेषता जो होती है उसका पूर्ण योग जो है वो इन्होंने अपने शब्दों में बताया है, बीएन झा जी ने। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, जेम्स ड्राइवर के अनुसार इन्होंने क्या बोला है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही आपका वंशानुक्रम है। माता पिताओं के किसके? शारीरिक गुण और आपका मानसिक विशेषता, मतलब किसी के, मतलब पेरेंट्स की जो हाइट ज्यादा है तो उनको देखा जाता है कि उनके बच्चों की हाइट भी ज्यादा रहती है। कहीं कहीं पे ये आपके सारे गुण में आते हैं, कहीं कहीं पे किसी के पेरेंट्स के, किसी फादर के जो है वो बाल नहीं होते सर पे, तो बच्चे के भी वो जेनेटिकली बाल जो है वो वहां से कम रहते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण हैं, ये सारे गुण हैं जो आपके बच्चों में आते हैं। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है, किसी किसी के पेरेंट्स जो है वो ज्यादा ही, मतलब बुद्धि इनमें ज्यादा होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाला मानसिक गुण भी उनमें आ जाता है। उनके बच्चे भी उस प्रकार से अच्छे से तेजी से चीजों को सीखते हैं, और इस प्रकार के गुण जो आते हैं वंशानुक्रम के अंदर ये आता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि वंशानुक्रम के नियम। ठीक है, रूल ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके कौन कौन से नियम होते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहला नियम है आपका समानता का नियम, दूसरा नियम है आपका भिन्नता का नियम, तीसरा नियम है आपका प्रत्यागमन का नियम। ठीक है दोस्तों, ये आपके 3 नियम हो जाते हैं। अब पहला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस इसको बोला जाता है इंग्लिश में।
अब समानता का नियम हमें क्या कहना चाह रहा है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समानता का नियम, यह नियम कहता है कि समान समान को ही जन्म देता है, मतलब समान जो है वो समान को ही जन्म देता है। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि माता पिता के जैसी संतान होना, मतलब जैसे बच्चे के माता पिता हैं उनकी संतान भी वैसे ही होगी। समानता का मतलब यहाँ पे समान का मतलब समानता है, ठीक है। समान इंसान जो है वो अपने समान उसको ही जन्म देता है, और इस प्रकार की प्रजातियों में भी ये सब चीजें चलती हैं। इंसानी प्रजाति भी या आपके अलग से भी कोई जाति हो तो उस प्रकार की चीजें इसमें आती हैं। मतलब माता पिता के जैसी संतान होना, इसका अर्थ आपका ये निकलता है। अब जैसे जो है यहाँ पे आपको देख जाए थोड़ा सा और क्लियर होगा कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें आपका बुद्धिमान होती हैं, ठीक है, तथा बुद्धिहीन माता पिता की संतानें बुद्धिहीन होती हैं। पहला नियम जो है आपका वंशानुक्रम का, समानता का नियम, ये कहता है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता बुद्धिमान हैं तो उनकी बच्चों की संतानें भी जो है वो आपके बुद्धिमान होंगी, और किसी के माता पिता बुद्धिहीन हैं तो उनकी जो संतानें हैं वो भी उस तरीके का गुण उसमें जेनेटिक आएगा, ठीक है। अब दूसरा नियम जो कहता है इसका भिन्नता का नियम, आइए उसके बारे में जानते हैं वो क्या कह रहा है। भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, ठीक है। यह नियम कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं। मतलब बच्चे जो है वो माता पिता के समान ना होकर कुछ ना कुछ उसमें जो है गुण ऐसे होंगे जो अपने माता पिता से अलग होंगे। इस प्रकार का नियम भिन्नता का नियम इसमें आता है, और ये वंशानुक्रम का दूसरा नियम है। अर्थात में देख लेते हैं कि माता पिता से कुछ भिन्न संतानों का होना। अब वो किसी भी आपकी चीज में हो सकते हैं, भाई माता पिता जो है वो बेशक पढ़ाई में अच्छे ना हो लेकिन उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है वो उनका थोड़ा भिन्नता का कारण है। शायद ऐसा हो सकता है कि माता पिता ज्यादा क्रिएटिव ना हो लेकिन बच्चों में जो है वो थोड़ी क्रिएटिवनेस आ जाए, अब वो उनके पीछे पूर्वजों से भी आ सकती है। इस प्रकार के गुण जो है वो ये बता रहा है कि भिन्नता का नियम, ठीक है, कि माता पिता से कुछ भिन्न उनकी संतानें हो सकती हैं। मतलब कुछ गुण तो उनके माता पिता वाले ही होंगे और कुछ गुण जो है वो उसके अलग होंगे, अपने माता पिता से भिन्न होंगे। अब वो गुण उनके पूर्वजों से भी उनमें आ सकते हैं, ठीक है। इसका तीसरा नियम बोलता है प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। यहाँ पे है आपका लॉ ऑफ रेजिग्नेशन। ये नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। मतलब जो माता पिता के जो विशिष्ट गुण उनमें होते हैं उनको वो त्याग देते हैं, और सामान्य जो गुण होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से, उनको वो ग्रहण करते हैं। अर्थात में क्या कह रहा है कि माता पिता से ठीक विपरीत संतानों का होना। मतलब कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इसमें बोला जाता है उनके बारे में कि इनके माता पिता तो बिल्कुल ऐसे नहीं है लेकिन इनके ये क्वालिटी कहाँ से आ गई। तो वो यही वाली चीज है कि जो है माता पिता से बिल्कुल अलग गुण उनके अंदर होना। जो विशिष्ट गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे, वो तो उन बच्चों में होंगे नहीं, लेकिन जो कुछ सामान्य से जो कॉमन सी चीजें होती हैं वो उन बच्चों में होंगे। तो प्रत्यागमन का नियम जो है वो आपका वो यही कह रहा है। अब एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि बाबर और अकबर के जो पुत्र हैं उनसे जो है वो निम्न कोटि के थे। मतलब ये बोला जाता है हिस्ट्री में कि बाबर ने और अकबर ने ठीक अच्छा काम किया था लेकिन उनके पुत्र जो है वो उतना नाम नहीं कर पाए जितना उन लोगों ने किया था। तो मतलब उनके जो विशिष्ट गुण थे उनमें, चाहे वो दया के हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे कोई सा भी गुण हो, वो जो है वो उनके बच्चों में नहीं आ पाए। और इसको जनरल लाइफ में भी आप डाल के देख सकते हैं कि किसी के माता पिता अगर अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी अच्छे हो जाए, ठीक है, या वही गुण उनके बच्चों में आ जाए। तो ये इसके 3 नियम थे, मैंने आपको बताया। पहला समानता का नियम जो है बच्चे वो अपने माता पिता के समान गुण होते हैं। भिन्नता का नियम, बच्चों में कुछ गुण अपने माता पिता के होंगे और कुछ गुण जो है वो उनके अलग होंगे। तीसरा प्रत्यागमन का नियम, वो ये कहेगा कि आपके माता पिता से ठीक विपरीत गुण उसके अंदर होंगे, सेम जो है वो उसमें नहीं होंगे। ये इसके 3 नियम थे वंशानुक्रम के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। और एग्जाम में सीटेट हो या अन्य टेट एग्जाम हो, इन गुणों से आपके बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और क्वेश्चनों को किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये कंटेंट की क्लास थी तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि इन सब नियमों को आप अच्छे से देख लें और चीजों को समझ लें। ये आपका नियम हो गए। इसका अगला देख लेते हैं। अब वंशानुक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इसके सिद्धांत आपका क्या क्या कहते हैं वंशानुक्रम के। और ये जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस इनसे बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित है। पहला देख लेते हैं, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, ये आपका बीजमैन ने दिया था। उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, ये भी आपका बीजमैन ने दिया था।
उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। यहाँ पे बस एक छोटा मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे असंचरण का सिद्धांत है और यहाँ पे संचरण का सिद्धांत है। अब ये दोनों क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और आपका एक सेकेंड, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, अगला है जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, और इसके नेक्स्ट है मेंटल का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका गाल्टन ने दिया था, ये ग्रेवर जॉन मेंटल ने दिया था। आइए इन नियमों को, सिद्धांतों को जो है वो एक एक करके जानते हैं और अच्छे से जो भी इसमें कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं उनको अलग करके देखते हैं कि कहाँ वो कंफ्यूज आपको करता है। जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों ये जनन द्रव्य का मतलब ये है कि मतलब इसको जनन द्रव्य को एक अलग लैंग्वेज उसमें शब्द में देखा जाए तो मेनली ये शुक्राणु की बात कर रहा है, ठीक है, जिससे मतलब जीव का उत्पत्ति होती है। अब ये नियम क्या कह रहा है इसको जानिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि इनका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके स्थानांतरण होता रहता है। ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आपका स्थानांतरण होता रहता है। और यहाँ जनन द्रव्य से जो है वो आपका तात्पर्य शुक्राणु से है, क्योंकि जब जीव की उत्पत्ति होती है वो उसी से होती है और वो कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा ये नियम जो है वो आपका जनन द्रव्य का नियम कहता है और ये वंशानुक्रम का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा क्या कह रहा है, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। अब ये असंचरण का सिद्धांत ये क्या कहना चाह रहा है, इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन चीजों को जो है वो अच्छे एग्जाम्पल से अगर इजी वे में सीखा जाए तो आपको कभी वो आप नहीं भूलोगे, ठीक है। उसी लैंग्वेज को मैंने बनाया है इसमें कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी बीजमैन द्वारा ही किया गया था। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से इन लाइनों से ही पूछा जाता है कि भाई इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है और इस सिद्धांत को आपका किसने दिया था, ठीक है। तो दोनों का ही आपका बीजमैन है, इसलिए मैंने एक पेज पे इनको डाल दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका हस्तांतरण नहीं होता है। मतलब माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं वो उनकी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, ये आपका असंचरण का सिद्धांत कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई जो है वो बहुत मेहनत करके एक अच्छा पहलवान बन गया है तो जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी पहलवान ही पैदा हो, या किसी को बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आती है, बहुत अच्छी टीचिंग आती है, या बहुत अच्छा वो डांसर है, बहुत अच्छा सिंगर है, तो जरूरी नहीं है कि वही वाले गुण जो उसके माता पिता ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके प्रैक्टिस करके सीखे हैं वो जो है वो उनके पीढ़ी में आ जाए, उनके बच्चों में आ जाए। हाँ, वो भी अपना प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, वो उनको ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा तो वो उन बच्चों के लिए इजी रहता है कि भाई पहलवान का बच्चा अगर पहलवान बनना चाहे तो वो उसके लिए दूसरों की अपेक्षा कहीं ना कहीं आसान रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चा जो है वो पहलवान जी का बच्चा हो, पहलवान ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये जो है बीजमैन ने इस सिद्धांत के अंदर आपको बोला है कि उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं होते। यहाँ पे जो है वो इसको आप, ये जो नहीं है इसकी अपने आप में बहुत वैल्यू है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं अपने अगले सिद्धांत की तरफ, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, ठीक है। अब ये सिद्धांत आपका क्या कह रहा है, देखो शब्द को पकड़िएगा, मैंने बताया था यहाँ पे था असंचरण, ठीक है, और यहाँ पे था आपका संचरण। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क ने किया था, ठीक है, लेमार्क ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है कि माता पिता के द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो जाता है। मतलब इन दोनों में मतभेद ये रहा है, वो कहते हैं कि उन गुणों को जो है वो बच्चों में नहीं जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो माता पिता गुण जो है वो अर्जित करते हैं ये बच्चों में अपने आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जिराफ लिखा हुआ है। अब जिराफ से आप क्या समझ सकते हैं कि जिराफ की जो है वो पहले गर्दन जो है वो बहुत लंबी नहीं थी, पहले वो नॉर्मली घास खाते थे, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हुआ, चीजें बदली, धीरे धीरे उनको जो है वो जो है जिराफ को जो है वो लंबे लंबी पेड़ हो गए, वो उसको खाने लगे, ठीक है। अब जो है उस कारण उनकी गर्दन भी जो है आपके लंबी हो गई। तो अब जो है जो जिराफ है, जो उसके बच्चा जो जन्म लेता है तो उसकी गर्दन भी अपने आप में
जो है वो लंबी रहती है, उसकी गर्दन छोटी नहीं होती। तो यहीं पे आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि जो उसने जिराफ ने अपने जो गुण अर्जित करे वो कहीं ना कहीं उससे अपनी पीढ़ी में आ गए, उस दूसरे जो उसका बच्चा पैदा हुआ उसकी गर्दन छोटी नहीं थी। तो यहीं पे ये जो है नियम ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है वो उपार्जित गुण जो हम अर्जित करते हैं उनका संचरण जो है वो हो जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण वो हो जाते हैं। ये नियम आपका ये कह रहा है। अब देख लेते हैं अगला नियम क्या कह रहा है, जैव सांख्यिकी का सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार देख लेते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपका गॉल्टन ने किया था। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट करके रखें, सिद्धांत के आगे इसको आगे से डाल के रखें ताकि आपके रिवीजन में जो है वो आसानी हो और एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि 4-5 नियम है तो कंफ्यूजन बन जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से ही होता है। यह सिद्धांत ये कह रहा है कि बच्चे में कोई भी अगर गुण होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता का ही नहीं होगा, बहुत ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो गुण जो है वो आपका उनके पूर्वजों से, उनके दादा या दादा के पिताजी जो है, दादा के दादा, किसी भी पीढ़ी का जो है वो उसमें वो गुण आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये नियम ये कह रहा है कि जैव सांख्यिकी का सिद्धांत वो गुण जो है वो उसका हस्तांतरण। अब ये नहीं है कि किसी बच्चे में अगर कोई गुण है या किसी भी चीज का गुण आया है, भाई उनके माता पिता में ये गुण नहीं था, उस बच्चे में ये कहां से आ गया, कोई बात नहीं, जो आपके पूर्वजों से गुण हैं वो जो है वो उसके अंदर आ सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो इस नियम के अंदर आपका होती हैं। ठीक है, ये नियम भी जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नियम या सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम चीजों को थोड़ा और देखते हैं। मेंडल का नियम या मेंडल का सिद्धांत। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन आपका ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था वो सफेद चूहों पे और मटर पे किया था। ये जो है वो आपका क्वेश्चन यहाँ इस वाली लाइन से बना है। ठीक है, इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि आपका मेंडल जो थे उन्होंने जो है वो आपका सफेद चूहों और आपका मटर पे जो है ये दोनों का अपना प्रयोग किया था, दानों पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में विभिन्न जो है वो विभिन्नताएं या आपका चेंजेस जो है वो पाए जाते हैं। मतलब एक ही माता पिता, अब जैसे कि 2 बच्चे हैं, उन लोगों में वो जन्मे एक माता पिता से हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो गुण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कुछ करना पसंद है, किसी को कुछ करना पसंद है। इवन जो ट्विंस भी होते हैं ना, जो ट्विंस भी होते हैं वो भी शारीरिक और बनावटी रूप से आपको सेम दिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा रहेगा जहां में उनमें चेंजेस होंगे, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न होंगे। किसी को डांस करना अच्छा लगेगा, किसी को पढ़ना अच्छा लगेगा, किसी को जिम जाना अच्छा लगेगा, ट्विंस होने के बाद भी। और वो ट्विंस अगर बेबी गर्ल या आपका बेबी बॉय हुए तब भी वो कहीं ना कहीं उनमें आपकी भिन्नताएं आएंगी। यही जो है वो आपका जॉन मेंडल ने बताया था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। और ये आप अपनी जनरल लाइफ में देखते भी हैं। ठीक है भाई, आपका भी भाई है या आपके भी बहन है, तो कहीं ना कहीं दोनों के जो सेम जो है वो एक साथ नहीं होती चीजें, किसी को कुछ करना पसंद होता है, किसी को कुछ करना पसंद होता है। तो ये नियम आपका ये बताता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑफ ऑन द चाइल्ड। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि शारीरिक गुणों पर प्रभाव पड़ेगा। भाई सीधी सीधी बात है, अगर किसी के माँ बाप जो है वो शारीरिक रूप से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, जिनकी हाइट ज्यादा है, जिनके सर पे बाल ज्यादा है, तो उस प्रकार के शारीरिक गुण जो है वो उनके बच्चे में कहीं ना कहीं आपके मिलेंगे जरूर। तो पहला पॉइंट आपका यह हो गया। मूल प्रवृत्ति पर प्रभाव, भाई मूल प्रवृत्ति जैसे उनके पेरेंट्स की होगी वही जो है वो उन बच्चों में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उनको मूल प्रवृत्तियां अपनी देखने को मिलेंगी। उनकी रुचि क्या है, उनकी ये जो चेतना क्या है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनका मन क्या कहता है, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो बच्चों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। व्यावसायिक कौशल पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहलवान का बच्चा अगर जो है वो पहलवान बनना चाहता है, तो अगर उनके पेरेंट्स भी उस फील्ड के अंदर है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को जो है वो चीजें सीखने में आसानी होगी, उसको ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाएगा, प्लस उसके जीन्स में वो सब चीजें थोड़ी बहुत हैं ही। तो व्यवसायिक कौशल पर कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव आपका पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा, फिर समाज में भी ये सब चीजें होती रहेंगी और अच्छे से उसको देख लिया जाएगा। जातिगत श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ेगा, भाई जैसे उसकी जाति है उसके हिसाब से उसको देखने को मिलेगा और चीजें जो है वो यहाँ पे इफेक्ट डालेंगी। चरित्र पर प्रभाव, ये जो है वो इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी के पेरेंट्स का चरित्र बहुत अच्छा है, वो विनम्र है, तो कहीं ना कहीं वो विनम्रता भी उसमें आ जाएगी और इस प्रकार से टीचर को जो है वो चीजों को सीखने में, उस बच्चे को देखने में आसानी होगी। अगर वो वंशानुक्रम के बारे में थोड़ा सा जानता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझता है, तो उसको बच्चे को जानने में ना बहुत आसानी आपका हो जाएगी। ये स्वभाव, आपका स्वभाव भी उसका बच्चे का जैसा होगा, जैसे ही उसके जो है वो पेरेंट्स का स्वभाव होगा या उसके पूर्वजों का स्वभाव होगा, कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपके यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे पहला शारीरिक गुणों पर प्रभाव पड़ेगा, मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, व्यवसाय कौशल पर भी प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, जातिगत श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ेगा, चरित्र पर प्रभाव पड़ेगा और आपका स्वभाव पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है वो आपके फैक्टर हैं जो आपका वंशानुक्रम से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और वंशानुक्रम को देखा जाए तो वो जो है वो उसके पेरेंट्सों से या उसके पूर्वजों से आपका आता है। ये सब चीजें हमने वंशानुक्रम में देखी हैं, तो कहीं भी उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, अभी आगे टॉपिक जो है वो वातावरण आएगा, एनवायरमेंट आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस में वो कंफ्यूजन करेगा वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगला टॉपिक हमारा देख लेते हैं, क्या है? वातावरण। वातावरण का अर्थ दोस्तों ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा शब्द है और इसको डिफाइन करना जो है वो एक आसान बात नहीं है। अपने आप में बहुत बड़ी थीसिस और लेक्चर्स इसके होते हैं, लेकिन चीजों को हमें एक लिमिटेड पढ़ना है और सिलेबस के पैटर्न पे पढ़ना है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब चीजों को देखते हुए पढ़ना है। तो मैंने कोशिश करी है कि जितना मैं उसको दे सकता हूं आपके लिए देखूंगा। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग जो है वो किया जाता है और पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है आपका परि, दूसरा है आपका आवरण। इसकी तरीके की परिभाषाएं इसकी हमेशा चलती हैं। इसको आसान शब्दों में और देखते हैं। परि का अर्थ हो जाता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ हो जाता है ढकने वाला। मतलब इसको एक ये टेक्निकल इसकी परिभाषा है। ठीक है, अर्थात वातावरण वह वस्तु है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है या घेरे हुए है। ये आपका वातावरण का अर्थ हो जाता है। लेकिन अगर इसको एक सिंपल और एक लाइन में जाना जाए तो वातावरण वही है जो जो हमारा वंशानुक्रम से जो हटके चीजें बच्चे के साथ घटी हैं, वही उसका वातावरण हो जाता है। भाई जितना उसने अपने वंशानुक्रम या अनुवांशिकता से सीख लिया वो ठीक है, उससे हटके जो बच्चा सीखता है, जो उसके चारों तरफ एनवायरनमेंट बनता है, वो कहीं ना कहीं आपका वातावरण में आ जाता है। ठीक है, अब वातावरण के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, जानते हैं। वातावरण की परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से दी हैं। अलग अलग लोगों ने अपने शब्दों में वातावरण को समझाया है कि वातावरण क्या है, और ये परिभाषाएं टेट एग्जाम्स में जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। सीधे सीधे आपका 1 नंबर की रेक्टिफिकेशन वाली होती है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो अपने अपने शब्दों में कहते हैं चीजों को। तो ये आपको जब भी हो सकते हैं अच्छे से जब आप इनकी प्रैक्टिस करें, और ये आपके आंखों से निकलते रहनी चाहिए। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण की क्या परिभाषा है? वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय ही आपको प्रभावित किया था। भाई सीधी सीधी बात है, बच्चे को जो आपने जीन से मिलना था, वंशानुक्रम से मिलना था, मिल गया, लेकिन अब बच्चे ने अपना जन्म आरंभ कर दिया है और वो सभी चीजें आ गई हैं। जैसे मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि वो सभी चीजें अब उसको आ गई हैं, जहां बच्चे को अब नई चीजें उसके सामने आई हैं। अब उसको क्या करना पड़ेगा? समायोजन। इन सब चीजों के साथ अब बच्चे को समायोजन करना पड़ेगा। भाई जीवन उसका आरंभ हो गया है, अब उसके लिए हवा नहीं है। ठीक है, उसके चारों तरफ लोग नए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई कुछ कहने के लिए कह रहा है। तो अब जो है वो उसको सब चीजों के लिए जो है वो देखना पड़ेगा और उनमें समायोजन बैठाना पड़ेगा। यही जो है वो वुडवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जीवन आरंभ करने के समय से ही आपके वो प्रभावित होने शुरू कर देता है बच्चे को वातावरण, वहीं से वो चीजें सीखने लगता है। ठीक है, रॉस जी क्या कह रहे हैं इसके अनुसार? वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित कर रही है। कहने का मतलब एक ही है, जितनी भी चीजें बच्चे के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही हैं उन्हीं से वो सीख रहा है, और जिस प्रकार का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है उसी प्रकार वो अपना ढल जाता है उन्हीं चीजों में। ठीक है, वातावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? भाई एक बच्चा है और वो उसको स्कूल में एडमिशन ले लिया, या अपना घर में भी वो रहा, जो उसने सीखा वो भी उसका एक एनवायरनमेंट होता है, या जो समाज में वो रहा उसमें भी वो जो कुछ भी सीखा वो भी उसका एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले मुख्य 2 तत्व होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो आपके 2 होते हैं। पहला कौन सा हो गया? आपका पारिवारिक वातावरण। भाई बच्चा, सबसे पहले बच्चे ने जन्म लिया और वो अपने घर में ही रहा, घर में ही सदस्यों के बीच में रहा, वहीं उससे उसने आपकी लैंग्वेज सीखी, जो नॉर्मली वो बोलना जैसे घर वाले बोलते हैं वही वो उसको बोलता है। ठीक है,
इसे बालक का प्रथम विद्यालय भी कहा जाता है। भाई घर को बालक का प्रथम विद्यालय कहा जाता है और जो बच्चे की माँ होती हैं उसको प्रथम शिक्षक जो है, अध्यापक जो है वो बच्चे का माना जाता है। उन्हीं से सबसे पहले वो सीखना शुरू करता है और उसके बाद वो सीखता सीखता अपने स्कूल में एडमिशन लेता है, चीजों को समझता है। दूसरा कौन सा आपका वातावरण हो गया? विद्यालयी वातावरण। अब ये दो मेन क्यों बताए हैं? क्योंकि सीटेट में जो है वो हमारा प्राइमरी लेवल पे या जूनियर लेवल पे आपका इतना ही पूछता है, किशोरावस्था की अवस्था तक उसमें रहता है। इसलिए कारक बहुत सारे हो सकते हैं, वातावरण के तत्व बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन बच्चे को, जो छोटे बच्चे को जो है वो इफेक्ट डालते हैं, वो सबसे बड़ा यही है कि पहला पारिवारिक वातावरण और दूसरा आपका विद्यालयी वातावरण। अब विद्यालय में बच्चा कैसे, उसके दोस्त हैं, कैसे उसको टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्या उसका एनवायरनमेंट है, क्या खेल का उसका एनवायरनमेंट है या नहीं है, बच्चा खेल में अच्छा है या नहीं है, इस प्रकार की चीजें आपके विद्यालय वातावरण में आ जाती हैं। और पारिवारिक वातावरण मैंने आपको बता ही दिया कि बच्चा घर में से ही सीखना शुरू कर देता है, उसकी लैंग्वेज जो है वो बननी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की चीजें जो है वो आपके वातावरण को प्रभावित करती हैं और बच्चे को भी उसको ढालना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है और अक्सर ये संबंध जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। व्यक्ति का विकास, वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध है? ये जो है वो आपका पूछता है। व्यक्ति का विकास बराबर क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। तो विकास को क्या कहते हैं हम? डेवलपमेंट, ठीक है। वंशानुक्रम को कह देंगे हम हेरिडिटी और दूसरा वातावरण को कह देंगे हम एनवायरनमेंट। दोस्तों ये संबंध जो है वो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब इस प्रकार जो है ये एक दूसरे के जो है वो आपका पूरक होते हैं। अब कैसे पूरक होते हैं? अब अगर हम इसमें देखा जाए, अगर एक सवाल हमसे लास्ट में ये पूछा जाता है कि बताइए भाई बच्चे के प्रभाव जो है, बच्चे पे आपका वंशानुक्रम का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा या वातावरण का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, तो जो नॉर्मली बताते हैं उसमें बताते हैं कि भाई 50% बच्चे को वातावरण प्रभावित करता है और 50% जो है वो आपका वंशानुक्रम प्रभावित करता है। अब यहाँ पे अपने अलग अलग मत मनोवैज्ञानिक में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं भाई वंशानुक्रम से जो बच्चा सीख लिया, जो उसको गुण मिल गए वो मिल गए, लेकिन अब जब है जैसा उसको एनवायरनमेंट दिया जाएगा वैसा ही जो है वो चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो कोई कहता है कि वंशानुक्रम आपका 20% होता है और वातावरण 80% होता है, जबकि इसका लास्ट कंक्लूजन अगर देखा जाए तो वो ये रहता है कि कैसी परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे पे ज्यादा पड़ रहा है या वातावरण का प्रभाव बच्चे पे ज्यादा पड़ रहा है। तो वो परिस्थितियां, स्थितियों के अनुसार देखा जाएगा। और बाकी इसमें अगर कोई भी आपसे एक आरटेट में एक सवाल आया था, आरटेट में एक सवाल आया था और उसमें पूछा गया था इस सवाल के द्वारा ही कि आपका वातावरण का या वंशानुक्रम का किसका प्रभाव जो है वो बच्चे पे ज्यादा पड़ता है। तो उसमें पहला ऑप्शन था वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन था आपका वातावरण, तीसरा ऑप्शन जो था वो था आपका वंशानुक्रम और वातावरण, और चौथा ऑप्शन था ये सभी या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी मान लीजिए। तो दोस्तों बहुत बार बच्चों ने लगाया, दोनों प्रभाव लगाए उसके कि भाई वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, जबकि इसका जो आंसर बैठा वो आपका आयोग ने केवल वातावरण को माना था। तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि वातावरण का प्रभाव जो है वो बच्चे पे ज्यादा पड़ता है, जबकि अगर मेनली कहा जाए तो बच्चे की क्या परिस्थितियां रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये देखा जाएगा कि बच्चे का वंशानुक्रम पर प्रभाव ज्यादा पड़ा है या वातावरण पर प्रभाव ज्यादा पड़ा है। और ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट आपका संबंध है, इसको आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और आइए थोड़ा से वातावरण के बारे में थोड़ी चीजें और देख लेते हैं। बालक पर वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आइए इसको जानते हैं। शारीरिक बनावट पर प्रभाव, भाई बच्चे का एनवायरनमेंट जैसा है उसकी शारीरिक बनावट भी वैसे ही रहेगी। इस पर इसको आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि आपका इतने सारे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, भाई जो अफ्रीका के लोग हैं वो जो है वो थोड़ा उनकी त्वचा जो काली होती है, वहीं यूरोप में जो है उनकी त्वचा जो अच्छी होती है, कहीं पे जो है चाइनीज जो है उनकी हाइट कम होती है, हम लोगों की हाइट जो है वो इंडिया में जो है मीडियम रहती है, ना ज्यादा है ना कम है। तो ये कहीं ना कहीं शारीरिक बनावट जो आपका इफेक्ट डाल रही है वो आपका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो डाल रही है। भी उनकी त्वचा का रंग काला है तो जाहिर सी बात है वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ सभी काले हैं, ठीक है। यूरोप में जो है सभी की जो त्वचा है वो बिल्कुल गोरी है, कहीं पे हाइट कम होती है, कहीं पे कुछ है, ठीक है। और दूसरा बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बुद्धि पर भी एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा जिस प्रकार जहाँ रहेगा उसका एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो वो उस प्रकार से अच्छी क्रिएटिव चीजों को सोचेगा और चीजों को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कहते हैं कि बच्चे का जो है वो इसकी संगति अच्छी नहीं है, अच्छे दोस्तों के साथ रहेगा,
जो है वो अच्छी चीजें सीखेगा, अच्छे क्रिएटिव बनेगा। तो इस प्रकार का भी एग्जाम्पल हम डेली लाइफ से देख सकते हैं कि बुद्धि का भी आपका एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास पर प्रभाव, ये जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बच्चे का कि एनवायरनमेंट का मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक विकास से मतलब ये है कि बच्चा जिन लोगों के बीच बैठेगा वो वैसी ही चीजें सीखेगा। अगर अच्छे लोगों के बीच में बैठता है तो अच्छी चीजें सीखेगा और क्रिएटिव बनेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क का जो है वो आपके एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है। उसके साथ वाले लोग जैसे सोच रहे हैं वो उतना ही सोच पाएगा, लेकिन अगर वहीं बहुत ऊंची सोच वाले उसके साथ बैठेंगे या वो उनके साथ में कोलैबोरेट करेगा तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो उसके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो मानसिक प्रभाव भी आपका इससे होता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव मतलब पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही हमारी इस प्रकार पर डिपेंड करती है कि हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव, बहुमुखी प्रभाव से मतलब यही है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल का हेल्दी एनवायरनमेंट मिला उसको, फिर वो घर पे आया, घर में उसको एनवायरनमेंट कैसा दिया गया वो है, फिर सोसाइटी में बाहर खेलने जा रहा है, उसके खेलने वाले बच्चे कैसे हैं, मतलब चारों तरफ से जो उसको एक एनवायरनमेंट मिल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुमुखी प्रभाव उस पर पड़ ही रहा है बच्चे के ऊपर, और इन सब चीजों का बच्चों पे जो है बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास ये थी जहां हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहला वंशानुक्रम और वातावरण में हमने मतलब समझा इसमें क्या अंतर है, वंशानुक्रम का अर्थ हमने देखा। उसके बाद हमने नियम देखे, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यगमन का नियम, ये हमने तीनों नियम पढ़े हैं वंशानुक्रम के। उसके बाद में हमने ये जाना है, नियमों को डिटेल में जाना है। ठीक है आपके, फिर उसके बाद में सिद्धांत देखे हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से थे, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, और आपका उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, आपका मेंटल का सिद्धांत, ये हमने नियम पढ़े हैं और इसके इन सबको डिटेल में जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है आपका प्रभाव देखा है कि इसका वंशानुक्रम का प्रभाव कहाँ का पड़ता है, वातावरण का देखा है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी परिभाषाएं देखी। तो मतलब ये है क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि चीजों को समझ में आना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, वो चीजें एकदम जो है दिमाग से स्लिप ना हो, और ये जो था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। और देख लेते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आगे शेयर करिए ताकि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सके जो एक अच्छा कंटेंट चाहते हैं सीटेट लेवल पे। समय कम है, समय कम के अकॉर्डिंग ही हमें यह चैनल पे इस तरीके की चीजें बताई जा रही हैं कि कम टॉपिक को लेके, कम कंटेंट को लेके किस प्रकार से अच्छे स्कोर सीटेट में किया जा सके और अन्य टेट में भी ये जो है वो कंटेंट आपका काम आ सके। दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी परेशानी आप मत लेना, जितने भी क्वेश्चन इन सब से बनेंगे चाहे वो प्रीवियस ईयर में हो, उसकी भरपूर प्रैक्टिस आपकी यहाँ कराई जाएगी। अभी कंटेंट को अच्छे से लिख लें और उसको अच्छे से कॉपी कर लें ताकि एग्जाम टाइम पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्लास बेहतर लगी होगी, पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगली जो हमारा टॉपिक होगा वो एक ऐसा टॉपिक होगा जहाँ पे सीटेट के 5 से 7 नंबर जो है वो उसमें कवर होते ही होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक आपने टॉपिक आता है जिसमें 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें बहुत चर्चा रहती है। आपका जीन प्याजे हो गए, आपका ब्रूनर हो गए, वाइगॉस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इस तरीके की चीजें जो है वो कल उनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे और उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर लगी होगी। थैंक यू क्लास।